हेलो स्टूडेंट, होप सो आप सब लोग सेफ हो घर पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद न्यू चैप्टर वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब जहाँ पे हम लोग, वेयर हाउस मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, गुड्स स्टोर करके रखते हैं। तो हमको ये चैप्टर सीखना है रिलेटेड टू इम्पोर्टेड गुड्स। अब ये कब आता है वेयर हाउसिंग का इशू? इन केस वेयर द इम्पोर्टर डज नॉट वांट टू क्लियर द गुड्स इमीडिएटली, उसको इमीडिएटली क्लियर नहीं करना है गुड्स को। ओके, in case where the importer does not want to clear the goods immediately, then importer deposit the goods in warehouse. Okay, अब क्या रीज़न हो सकता है कि ये वेयरहाउस में गुड्स जमा करना पड़े? तो इट कैन बी ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज। गुड्स इंपोर्टर ने इंपोर्ट तो कर दिया मगर उसके पास स्टोरेज करने का फैसिलिटी नहीं है, उस गुड्स को स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं गुड्स को? वेयर हाउस में। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है अराइवल ऑफ शिपमेंट मच अर्लियर दैन प्लान्ड। एक महीना पहले ही शिप आ गया, मतलब प्लान के अकॉर्डिंग नहीं आया, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही जल्दी अराइव हो गया, तो हमारे पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, तो हम गुड्स कहाँ पे रखेंगे? वेयर हाउस में। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है वर्किंग कैपिटल इश्यूज। हमारे पास पैसे नहीं है पे करने को कस्टम ड्यूटी, तो हम लोग टेम्पररी के लिए टेम्पररी पीरियड के लिए हम लोग कहाँ पे रखेंगे? वेयर हाउस में रखेंगे। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आएगा कि वेयर हाउसिंग कब चालू होता है और क्यों होता है। ये रीजंस हो सकते हैं। वेयर हाउसिंग कब होगा? जब इंपोर्टर इमीडिएटली गुड्स कस्टम स्टेशन से क्लियर नहीं करेगा। और रीजंस क्या है? लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, अराइवल ऑफ शिपमेंट मच अर्लियर देन प्लान, एंड नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल। अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस। तो वेयर हाउसेस के कितने टाइप्स हैं? तो 3 टाइप के वेयर हाउस है कस्टम्स एक्ट में। पहला है जिसको लाइसेंस मिला है अंडर सेक्शन 57, नेक्स्ट है जिसको लाइसेंस मिला है अंडर सेक्शन 58, एंड नेक्स्ट 58A। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 57 में क्या है? पब्लिक वेयर हाउस। पब्लिक वेयर हाउस जहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट ऑफ पब्लिक गुड्स, जहाँ पे लोकल इंपोर्टर या फिर कोई भी इंपोर्टर हो वहाँ पे गुड्स डिपॉजिट कर सकता है, उसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक वेयर हाउस। ठीक है, आप देख सकते हो बहुत सारे पब्लिक अपने गुड्स को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ये पब्लिक वेयर हाउस होता है जिसको लाइसेंस मिलता है अंडर सेक्शन 57। नेक्स्ट है प्राइवेट वेयर हाउस। प्राइवेट वेयर हाउस ये डिपॉजिट ऑफ ओनर्स गुड्स ओनली, जिसका वेयर हाउस है उसी का गुड्स रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और पॉइंट देखते हैं बाद में। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल वेयर हाउस। स्पेशल वेयर हाउस में आपको सिर्फ नोटिफाइड गुड्स रखने हैं, उसके अलावा कोई भी गुड्स आप नहीं रख सकते। नोटिफाइड गुड्स जैसे कि प्रेशियस मेटल, स्टोन्स, स्टोर्स एक्सेट्रा, तो यहाँ पे सिर्फ नोटिफाइड गुड्स ही रहेंगे। तो वेयर हाउस के कितने टाइप है? 3 टाइप, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस एंड स्पेशल वेयर हाउस। पब्लिक में गुड्स पब्लिक गुड्स होते हैं, प्राइवेट में सिर्फ ओनर के गुड्स रहेंगे, और स्पेशल वेयर हाउस में नोटिफाइड गुड्स रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्राइवेट वेयर हाउस में ओनर प्रोसेसिंग कर सकता है। Owners can do processing in goods in private warehouse if he has taken permission from government. पहले गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, उसके बाद ही आपको प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कहाँ पे मिलता है ये परमिशन? अंडर सेक्शन 65। नेक्स्ट 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैविंग परमिशन अंडर सेक्शन 65 आर डीम्ड टू बी प्राइवेट वेयर हाउस। तो 100% एक्सपोर्ट यूनिट्स जो रहते हैं उसको हम लोग डीम्ड प्राइवेट वेयर हाउस, मतलब उसको माना जाएगा कि वो क्या है? प्राइवेट वेयर हाउस, तो वो प्रोसेसिंग वहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट ओके, द नेक्स्ट सेक्शन है 58B। 58B हैव 4 पॉइंट्स, जैसे कि सस्पेंड लाइसेंस, नेक्स्ट कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? कैंसिलेशन इज परमानेंट, आपका लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल हो जाएगा, एंड सस्पेंड लाइसेंस मीन्स इट्स अ टेम्पररी कैंसिलेशन, जब भी आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा। नेक्स्ट
आपको ध्यान में रखना है, गुड्स शैल नॉट बी डिपॉजिटेड इन वेयर हाउस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन। अब गुड्स डिपॉजिट नहीं कर पाओगे इन योर वेयर हाउस अगर आपका लाइसेंस सस्पेंड है। और जो भी गुड्स है ऑलरेडी वो आपको विद इन 7 days रिमूव करना है फॉर होम कंजम्पशन और फॉर ट्रांसफर टू अनदर वेयर हाउस। ओके, तो 58B 4 points, फर्स्ट कैंसलेशन एंड सस्पेंशन। ये कैंसलेशन एंड सस्पेंशन क्यों होगा? क्योंकि आप कोई भी प्रोविजंस अगर आप फॉलो नहीं करते हो कस्टम्स एक्ट के, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर सस्पेंड हो सकता है। सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा तो गुड्स आपको वेयर हाउस में नहीं रखने हैं, और जो भी गुड्स ऑलरेडी हैं वो आपको विद इन 7 days आपको गुड्स क्लियर करने हैं फॉर होम कंजम्पशन या ट्रांसफर टू अनदर वेयर हाउस या फिर एक्सपोर्ट कर देने हैं। ओके, नेक्स्ट वेयर हाउसिंग बॉन्ड, सेक्शन 59। वेयर हाउसिंग बॉन्ड, जब भी आपको गुड्स डिपॉजिट करना है आपको पहले एक बॉन्ड साइन करना है एज अ सिक्योरिटी। तो वेयर हाउसिंग बॉन्ड का अमाउंट कितना होगा? तो अमाउंट होगा आपका 3 times द ड्यूटी असेस्ड एट द टाइम ऑफ वेयर हाउसिंग। जितना भी आपका ड्यूटी रहेगा उसका 3 times, ओके, 3 times वैल्यू का बॉन्ड साइन करेंगे। और ये बॉन्ड क्यों साइन करते हैं? फॉर सिक्योरिटी रीजन। अगर आप कोई रेगुलर इंपोर्टर हो जो डेली इंपोर्ट करता है एंड वेयर हाउस में गुड्स रखता है, तो आप हर एक इंपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए एक एक बॉन्ड साइन नहीं करोगे, आप एक जनरल वेयर हाउसिंग बॉन्ड साइन करोगे, ठीक है, फॉर स्पेसिफिक पीरियड। मगर उसके लिए आपको परमिशन लेना होगा असिस्टेंट कमिश्नर या फिर डिप्यूटी कमिश्नर का। ACDC में also डायरेक्ट टू प्रोवाइड अदर सिक्योरिटीज। अगर ACDC को लगता है कि आपसे एडिशनल सिक्योरिटीज भी लेना चाहिए तो वो एडिशनल सिक्योरिटी भी ले लेंगे। इन किसके एडिशन में? तो बॉन्ड के एडिशन। बॉन्ड तो आपको देना ही है, उसके साथ साथ आपको अदर सिक्योरिटीज इन एडिशन देना पड़ेगा। अगर आप गुड्स ट्रांसफर करते हो कहाँ से? फ्रॉम वन वेयर हाउस टू अनदर वेयर हाउस, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन सेम स्पेसिफिक और जनरल बॉन्ड। तो जो भी ऑलरेडी आपने बॉन्ड साइन किया है उसी के बेसिस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो टू अनदर वेयर हाउस, या फिर आप ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब आपने वेयर हाउस के अंदर गुड्स हैं और उसको वेयर हाउस में ही बेच दिया किसी और पर्सन को, ठीक है। तो अब इस केस में जो अनदर पर्सन, जिसको हम ट्रांसफरी बोलेंगे, अब ट्रांसफरी शैल एग्जीक्यूट अ बॉन्ड एंड फर्निश सिक्योरिटी। तो अब बॉन्ड कौन साइन करेगा? ट्रांसफरी एंड फर्निश सिक्योरिटी। नेक्स्ट सेक्शन 16, वंस कंप्लाइड विद सेक्शन 59, आपने एक बार बॉन्ड साइन कर लिया तो गुड्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कस्टम स्टेशन। कस्टम स्टेशन से आपका गुड्स कहाँ पे डिपॉजिट होगा? तो कस्टम स्टेशन से आप जाओगे वेयर हाउस में, ओके, टू डिपॉजिट इन वेयर हाउस आफ्टर ऑब्टेनिंग वेयर हाउसिंग ऑर्डर। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखो। जब भी प्रॉपर ऑफिसर परमिशन देगा टू रिमूव गुड्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन एंड टू डिपॉजिट इन वेयर हाउस, तो आपको वेयर हाउसिंग ऑर्डर पास करेगा अंडर सेक्शन 60। नेक्स्ट है सेक्शन 61, टाइम लिमिट। कितने टाइम तक आप गुड्स वेयर हाउस में रख सकते हो? तो अगर आप 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हो या फिर EHTP हो। EHTP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स। या आप STP हो। STP क्या है? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 65। हमने सेक्शन 65 कहाँ पे देखा था? प्राइवेट वेयर हाउस, जहाँ पे आपको परमिशन लेना है फॉर प्रोसेसिंग योर गुड्स इन प्राइवेट वेयर हाउस। और इस केस में आपको कोई टाइम लिमिट नहीं, आप अनलिमिटेड टाइम तक गुड्स वेयर हाउस में रख सकते हो, ओके। किस केस में? 100% EOU, EHTP, STP एंड वेयर हाउस वेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 65।
5, अनलिमिटेड टाइम मतलब गुड्स कैन बी केप्ट टिल क्लियरेंस ऑफ सच गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस, जब तक गुड्स आपको नहीं निकालने तब आप नहीं निकाल सकते हो। नेक्स्ट है अदर गुड्स के लिए टाइम लिमिट है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर। वेयर हाउसिंग ऑर्डर हमने अभी देखा सेक्शन 60 में। तो आपको टाइम लिमिट क्या है उसके लिए एक बार टाइमलाइन बना के देख लेते हैं। डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर, डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर कौन से सेक्शन में मिलता है? सेक्शन 16। ओके, सेक्शन 16 में आपको वेयर हाउसिंग ऑर्डर आएगा। अब डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर से 90 डेज तक आपको गुड्स पे जो भी ड्यूटी आएगा उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट नहीं बनना है, ठीक है, कैन कीप विदाउट एनी इंटरेस्ट। मगर 90 डेज क्रॉस होने के बाद, भले आपको 1 साल का टाइम दिया है, 1 साल में से 90 डेज आप विदाउट इंटरेस्ट रख सकते हो। आफ्टर 90 डेज 1 ईयर तक आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एट 15% पर एनम। अगर आप 1 साल के बाद रिमूव करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर रिमूवल। आपने प्रॉपर रिमूवल नहीं किया है, कैसे रिमूवल किया? इम्प्रॉपर, क्योंकि टाइम लिमिट कितना है? 1 ईयर का। अब इसको जरा और डिटेल में पढ़ते हैं, ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट सेक्शन है, सम्स इसी में से आएंगे। ओके, तो एक टाइम लिमिट में क्या था? पहला हमको क्या मिलता है? डेट ऑफ वेयर हाउसिंग ऑर्डर। वेयर हाउसिंग ऑर्डर से 90 डेज तक हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना है। 91st डे से अप टू 1 ईयर फ्रॉम वेयर हाउसिंग ऑर्डर, अगर आप अप टू 1 ईयर में गुड्स निकाल लेते हो तो उसको हम लोग प्रॉपर रिमूवल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे मगर इंटरेस्ट लगेगा कितना? 15% पर एनम, और उसको कैलकुलेट किस पे करना है? तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी जो भी आएगा, अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल, हमने वैल्यूएशन ऑफ गुड्स में हमने ये अमाउंट निकालना सीखा है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए। तो इस पे हमको कैलकुलेट करना है एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है। फिर अगर आप इफ गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस आफ्टर 1 ईयर, अगर आप आफ्टर 1 ईयर क्लियर करते हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर रिमूवल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। रिलेवेंट डेट्स, हमने रिलेवेंट डेट्स पढ़ा था, आपको याद होगा। फॉरेन एक्सचेंज के लिए कौन सा डेट एप्लीकेबल होता है? तो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के लिए इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इनटू बॉन्ड मतलब जब हम वेयर हाउस में डिपॉजिट करते हैं तो हम लोग इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, ठीक है, जब हम लोग वेयर हाउस में डिपॉजिट करेंगे। ओके, अब फिर रेट ऑफ ड्यूटी। रेट ऑफ ड्यूटी के लिए हमको कौन सा है? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। जब हम लोग गुड्स वेयर हाउस से निकालेंगे तो हम लोग कौन सा फाइल करेंगे? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। तो ड्यूटी के लिए एक्स बॉन्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज के लिए इनटू बॉन्ड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन व्हाट अमाउंट, किस पे हमको इंटरेस्ट पे करना है? ड्यूटी पेएबल एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स। जो भी ड्यूटी पेएबल है उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, कब से कब तक का पीरियड? तो 91st डे से हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे टिल गुड्स आर क्लियर फ्रॉम वेयर हाउस। अगर आप 100 डेज रखते हो तो 91 से लेके 100 10 डेज हो गए, तो 10 डेज का इंटरेस्ट हम लोग पे करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट है एक केस लॉ है, प्रतिभा प्रोसेसर वर्सेस यूओआई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, इफ लायबिलिटी टू पे ड्यूटी इज नील देन इंटरेस्ट ऑन सच विल ऑल्सो बी नील, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, जब हमने वेयर हाउस में डिपॉजिट किया था तब रेट ऑफ ड्यूटी था 10%, ओके, कितना था? 10%। और जब हमने वेयर हाउस से गुड्स निकाला तब उसका रेट ऑफ ड्यूटी था 0%, ओके। और हमको ड्यूटी के लिए कौन सा डेट देखना है? एक्स बॉन्ड का। तो इस डेट पे कितना ड्यूटी पे करना है हमको? 0%। और इंटरेस्ट अमाउंट किस पे कैलकुलेट करेगा हम लोग? करना है हमको तो इंटरेस्ट एट द रेट
15% पर एनम ऑन अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेएबल। तो ड्यूटी पेएबल अगर 0 है तो इंटरेस्ट भी 0 ही आएगा। 0 का 15% कितना आता है? 0। तो यही इस केस लॉ में बोला था कि अगर आपका लायबिलिटी टू पे ड्यूटी इज नील देन इंटरेस्ट ऑन सच विल आल्सो बी नील। नेक्स्ट सेक्शन 64। अब कुछ राइट्स ऑफ ओनर ऑफ वेयरहाउस ऑन वेयरहाउस गुड्स। जो भी वेयरहाउस का ओनर होगा उसके कुछ राइट्स हैं। फर्स्ट राइट है, जो भी गुड्स हम डिपॉजिट करते हैं उसका वो क्या करता है, सो कर सकता है इंस्पेक्शन। उसका वो इंस्पेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट वो उनको अरेंज करेगा, मतलब सॉर्टिंग, जैसे आप देख सकते हो सॉर्ट किया हुआ है हर एक गुड्स को अलग अलग। नेक्स्ट उसका राइट है टू प्रिवेंट लॉस और डिटोरिएशन। अगर आग लग गई है तो वो गुड्स को निकालने की कोशिश करेगा बाहर, उसको बचाने की कोशिश करेगा, तो ये भी उसके राइट्स में आता है। और नेक्स्ट है शो गुड्स फॉर सेल। अगर वेयरहाउस में ही गुड्स बेचना है तो वो उसको दिखा सकता है कस्टमर को इन वेयरहाउस। तो 4 राइट्स हैं, इंस्पेक्शन, सॉर्टिंग, प्रोटेक्शन एंड शो द गुड्स फॉर सेल। Next, section 65. With the permission of PC, NCC, Principal Commissioner and Chief Commissioner, owner of goods, warehouse goods can carry manufacturing or other operation in warehouse in respect of such goods। हमने देखा था पहले भी प्राइवेट वेयरहाउस में सेक्शन 65 हम लोग रेफरेंस दे रहे थे। तो इनका परमिशन लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कर सकते हैं इन वेयरहाउस। नेक्स्ट सेक्शन 66। CG has central government has a power to exempt or reduce whole or part of excess duty in following all condition are satisfied। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है आपका ड्यूटी जो भी पेएबल, अगर आपके सारे कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं। कौन से कंडीशन? फर्स्ट, सेक्शन 65 इज कंप्लाइड, आपने परमिशन लिया है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इज मोर देन फिनिश गुड्स। अगर इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल ज़्यादा है देन फिनिश गुड्स। थर्ड कंडीशन, इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। डोमेस्टिक इंडस्ट्री के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये एक्चुअली क्या है, इसमें फॉर एग्जांपल हमने कोई रॉ मटेरियल ए इंपोर्ट किया जिसपे रेट ऑफ ड्यूटी है 20%। ओके, अब उसको हमने वेयरहाउस में रखा, प्राइवेट वेयरहाउस में। अब उस पर हमने मैन्युफैक्चरिंग किया। मैन्युफैक्चरिंग करने पे हमने बनाया प्रोडक्ट बी, और प्रोडक्ट बी के ऊपर जो ड्यूटी लगता है वो है 10%। ओके, अब कुछ स्क्रैप भी निकला होगा, पूरा तो गुड्स बनेगा नहीं, फिनिश गुड्स समझो ये 80% फिनिश गुड्स है और 20% स्क्रैप है। तो स्क्रैप के ऊपर हमको जब ड्यूटी पे करना है तो कौन से रेट से पे करना होगा, 20% या 10%। तो सेक्शन 66 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हम को एग्जेम्पशन दे सकती है, हमको बोल सकती है कि 20% पे नहीं तो 10% पे करो। ये अपना ये सेकेंड कंडीशन है। ओके, कि इफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल इज मोर देन फिनिश गुड्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको एग्जेम्प्ट या रिड्यूस कर सकता है अपना एक्सेस ड्यूटी। ओके, नेक्स्ट क्लियरेंस ऑफ गुड्स फ्रॉम वन वेयर। अब क्लियरेंस मतलब गुड्स वेयरहाउस से बाहर निकालना। अगर ये 3 सेक्शन में आप वेयरहाउस से गुड्स निकालते हो तो ही प्रॉपर रिमूवल है, वरना इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर वेयरहाउस, एक वेयरहाउस से आप दूसरे वेयरहाउस में लेके जा रहे हो, मगर उसके लिए क्या लगेगा, परमिशन ऑफ कस्टम ऑफिसर। अगर आपने कस्टम ऑफिसर का परमिशन लिया है और वेयरहाउस गुड्स ट्रांसफर करते हो फ्रॉम वन वेयरहाउस टू अनदर तो वो प्रॉपर रिमूवल है। नेक्स्ट, आप होम कंजम्पशन। होम कंजम्पशन मतलब आप गुड्स बेचने के लिए निकाल रहे हो वेयरहाउस से। ठीक है, आफ्टर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, मतलब ये हमारा एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री है।
ओके, नेक्स्ट फॉर एक्सपोर्ट हमने वेयर हाउस में रखा और वेयर हाउस से बाहर कंट्री ए से इंपोर्ट किया एंड कंट्री बी में हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या सबमिट करना पड़ेगा, शिपिंग बिल या बिल ऑफ एक्सपोर्ट। अगर ये 3 सेक्शन में आप गुड्स क्लियर करते हो तो प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 70। सेक्शन 70 ACDC में अलाउ रेमिटेंस ऑफ ड्यूटी ऑन वॉलेटाइल गुड्स। वॉलेटाइल गुड्स मतलब जो अपना वेट लूज करता है विद टाइम। फॉर एग्जांपल केरोसिन, अगर हम लोग केरोसिन रखते हैं तो वो उड़ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने 1000 लीटर्स इंपोर्ट किया था और जब वेयर हाउस से निकाल रहे तो 900 लीटर्स ही बचा, तो लोग ड्यूटी किस पे करेंगे, 900 लीटर्स पे। ओके, तो ये हमको रेमिटेंस ऑफ ड्यूटी मिलता है ऑन वोलेटाइल गुड्स। नेक्स्ट सेक्शन 71। सेक्शन 71 में क्या बोला है, गुड्स नॉट टू बी टेकन आउट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, दैट इज सेक्शन 67, 68, 69। यहाँ पे ये देखो सेक्शन 67, 68 एंड 69। अगर आप इस सेक्शन में रिमूवल करते हो तो ही प्रॉपर रिमूवल है, ऐसा कौन बोलता है, सेक्शन 71। तो इन शॉर्ट सेक्शन 71 क्या है, 67 + 68 + 69 को आप कंप्लाई करो। नेक्स्ट है 72 इम्प्रॉपर रिमूवल। इम्प्रॉपर रिमूवल मतलब आपने गुड्स प्रॉपरली रिमूव नहीं किए फ्रॉम वेयर हाउस, तो कब माना जाएगा इम्प्रॉपर रिमूवल, फर्स्ट है रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन टू सेक्शन 71। अगर आप सेक्शन 71 फुलफिल नहीं करते हो, इसका मतलब सेक्शन 68, 7 एंड 69 आपने फॉलो नहीं किया है। नेक्स्ट, टाइम लिमिट आफ्टर 1 ईयर एक्सपायर्ड। हम गुड्स रिमूव किया आफ्टर 1 ईयर एक्सपायर्ड। नेक्स्ट, गुड्स अकाउंटेड ही नहीं किया, अकाउंट्स में ही नहीं लाया, रिकॉर्ड नहीं किया, तो इम्प्रॉपर रिमूवल। एंड नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ अ सैंपल विदाउट परमिशन। आपको पहले परमिशन लेना होता है, देखो सेक्शन 67 में बोला है, अगर आपने विदाउट परमिशन निकाला तो इम्प्रॉपर रिमूवल माना जाएगा। नेक्स्ट, पीओ में आस्क ओनर टू पे, ओनर जो भी होगा उसको पे करना पड़ेगा ड्यूटी, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन एक्सेट्रा इमीडिएटली। अगर ओनर फेल होता है पे करने के लिए तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, डिटेन गुड्स या फिर सेल गुड्स टू रिकवर द अबव चार्जेस। तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है आपके गुड्स बेचने के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 73 आफ्टर गुड्स बीन प्रॉपरली रिमूव्ड अंडर सेक्शन 67, 68 एंड 69 पीओ में कैंसिल द एग्जीक्यूटेड बॉन्ड। गुड्स आपने निकाल दिया तो जो बॉन्ड साइन किया था फॉर अ सिक्योरिटी वो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, कैंसिल कर देगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 73A वेयरहाउस कीपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसेंसी, हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप गुड्स अंडर हिज पोजीशन अंटिल द गुड्स आर क्लियर्ड अंडर सेक्शन 67, 68 एंड 69। अगर हमने गुड्स वेयरहाउस कीपर को रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू कीप गुड्स अंडर हिज पोजीशन अंटिल गुड्स आर क्लियर। तो जब तक गुड्स प्रॉपरली क्लियर नहीं होते तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी वेयरहाउस कीपर की होती है। इफ एनी इम्प्रॉपर रिमूवल अंडर सेक्शन 70 देन लाइसेंसी इज लाइबल। लाइसेंसी मतलब वेयरहाउस कीपर इज लाइबल टू पे ड्यूटी, इंटरेस्ट, फाइन, पेनल्टी ऑन सच गुड्स एंड ऑल्सो लाइबल फॉर एनी अदर एक्शन अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। तो इतना ही था आपके वेयरहाउसिंग के प्रोविजंस में। अब हम लोग थोड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। Question number 1. Mr. Ram imported some goods in April 2018 and into-bond bill of entry was presented on 16th April 2018. Into-bond bill of entry. कब किया है, 16th April 2018 and goods were cleared from port warehousing. ये गुड्स were cleared from port for warehousing into bond. नेक्स्ट है अपना accessible value on that date was $2,10,000. The order permitting the deposit of goods. Order permitting the deposit of goods मतलब warehousing order.
वेयरहाउसिंग ऑर्डर फॉर 6 month वॉज इश्यूड ऑन 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को हमारा वेयरहाउसिंग ऑर्डर है। ही डिपॉजिटेड द गुड्स इन वेयरहाउस ऑन 23 अप्रैल 2018। उसने डिपॉजिट किया 23 अप्रैल को। द पीरियड ऑफ 6 month गॉट ओवर ऑन 21 October 2018 बट ही क्लियर द गुड्स ऑन 15 November। उसका 6 month का पीरियड कब तक कंप्लीट हो गया? 21 अक्टूबर को, बट ही क्लियर द गुड्स ऑन 15 November 2018। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेबल बाय मिस्टर राम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। Rate of exchange per US dollar as notified by CBIC, बेसिक कस्टम ड्यूटी एंड IGST के रेट्स दिए हैं। ओके, तो पहले तो हम हाईलाइट कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमारे क्वेश्चन में है। अब हाईलाइट करने के बाद तो हाईलाइटेड क्या है? इंटू बॉन्ड का डेट है 16 अप्रैल। असेसेबल वैल्यू है $, 2,10,000। ऑर्डर परमिटिंग ऑर्डर परमिटिंग कब इशू किया है? 21 अप्रैल को। उसने डिपॉजिट 23 अप्रैल को किया है। पीरियड ऑफ 6 month 21 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया था। 21 अप्रैल से लेके 21 अक्टूबर 6 month पीरियड हो गया। बट ही क्लियर द गुड्स, उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया था 21 अक्टूबर को, मगर उसने क्लियर कब किया? 15 November 2018 को। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी एंड इंटरेस्ट पेबल बाय मिस्टर राम। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो अमाउंट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ड्यूटी और इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। अब रेट ऑफ एक्सचेंज के लिए हमको कौन सा रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है, कौन से डेट का? हमने देखा इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री डेट। तो इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री का डेट कितना है? 16 अप्रैल। तो 16 अप्रैल का रेट कितना है? 16 अप्रैल का रेट है 67.4। तो 67.4 हमको रेट ऑफ एक्सचेंज लेना है। फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी के लिए हमको एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री देखना होता है, मगर यहाँ पे रिमूवल कब हो रहा है? देखो, उसने एक्चुअली रिमूव किया है 15 नवंबर, मगर उसका रिमूवल का डेट कितना है? 21 अक्टूबर 2018। ये अपना हो गया डीम्ड रिमूवल। ओके, तो हमको 21 अक्टूबर का ही रेट लेना है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? 12% एंड IGST रेट कितना है? नील। तो ये दोनों रेट एप्लीकेबल होंगे और ये फॉरेन एक्सचेंज रेट एप्लीकेबल होगा। ओके, तो पहले हम अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ ड्यूटी हमने वैल्यूएशन ऑफ गुड्स चैप्टर में पढ़ा है, वैसे ही करना है। ये दिया है असेसेबल वैल्यू करते हैं। असेसेबल वैल्यू इन $, इज 2,10,000। फॉरेन एक्सचेंज रेट कितना था? 67.4। मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ। मल्टीप्लाई करने में हमको आंसर आएगा इंडियन रुपीज में। असेसेबल वैल्यू इन इंडियन रुपीज इज 1415, 54,000। नेक्स्ट, इसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना है? 12%। तो 12% कितना आ रहा है? 16,98,480। अब इसके ऊपर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? SWS। SWS कितना रेट होता है? 10%। तो 10% 1,69,848। टोटल कस्टम ड्यूटी कितना है? IGST इसमें नील था, ठीक है, तो IGST आएगा ही नहीं। तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितना है? इज 186,8,328। अब ये आ गया हमारा टोटल कस्टम ड्यूटी। अब टोटल कस्टम ड्यूटी भी हमको पे करना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का रेट कितना है? 15% पर एनम। डेट ऑफ वेयरहाउसिंग ऑर्डर कितना है? 21 अप्रैल 2018। 90 डेज तक हम लोग रख सकते। तो 90 डेज पे डेट कितना होता है? अप्रैल के कितने दिन हम लोग रख रहे हैं? 10 डेज। हमने फर्स्ट 20 डेज तक नहीं रखा था। 21 से अगर हम लोग 30 तक काउंट करेंगे तो कितना आएगा? 10। फिर मई के 31, जून के 30। अब जुलाई के कितने? हमको टोटल कितना काउंट करना है? 90। तो बैलेंस जो भी आएगा वो जुलाई में।
ओके, रिवर्स कैलकुलेशन करके देखो जुलाई में कितना डेज आ रहे हैं, तो 19, तो 19 जुलाई तक हमको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। अगर हमने रिमूवल, अब 91st डे से हमको क्या पे करना है, 15% पर एनम से हमको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, टिल द डेट ऑफ एक्चुअल क्लियरेंस, हमने एक्चुअली क्लियर कब किया है, 15 नवंबर तक। तो 15 नवंबर तक डेज कितने हो गए, कब से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 91st डे, 91st डे मतलब 20 जुलाई से। ओके, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग, जुलाई के 12 डेज, 12 कैसे आया, तो 31 माइनस 19 तक हमको नहीं लेना है, 20 से कैलकुलेट करना है। तो 31 माइनस 19 इज 12 डेज। अगस्त के 31, सितंबर के 30 एंड अक्टूबर के 31 एंड नवंबर के 15, तो टोटल कितने हो गए, 119 डेज। अब 119 डेज के लिए हमको क्या पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितने रेट से, 15% पर एनम। किस पे कैलकुलेट करना है, तो जो भी ड्यूटी पेबल है, ड्यूटी पेबल कितना आया था हमको, ये देखो। ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगा, इंटरेस्ट पेबल इज इक्वल टू 1868328 इंटू 15% इंटू कितने डेज के लिए, 119 डेज के लिए। तो कितना आएगा आंसर, कैलकुलेट करो। तो आंसर आता है ₹91,369। तो यहाँ पे अपना ये सम कंप्लीट हो गया। हमने दोनों अमाउंट कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट ऑफ कस्टम ड्यूटी पेएबल एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल। ठीक है, नहीं समझा होगा तो एक बार फिर से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर मोहित एन इम्पोर्टर नॉट बीइंग 100% EOU, STP एंड EHTP यूनिट। ये क्यों बोला है, क्योंकि इनके लिए कोई लिमिट नहीं होता है ना, टाइम लिमिट इज अनलिमिटेड, और बाकी लोगों के लिए 1 ईयर का टाइम लिमिट है। तो मोहित इनमें से कोई भी नहीं है, तो इसके लिए लिमिट कितना हो गया, 1 ईयर। ठीक है, imported some goods and deposited them in warehouse on 15th April 2018। 15th अप्रैल को उसने डिपॉजिट किया। These goods were re-exported without any payment of duty on 19 September 2018। Calculate the interest if any payable। ठीक है, इंटरेस्ट कोई पे करना है तो कैलकुलेट करो। पहले तो इंटरेस्ट किस पे लगता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। इंटरेस्ट किस पे लगता है, एज पर सेक्शन 65, इंटरेस्ट ऑन गुड्स इज पेएबल एट 15% इफ गुड्स आर वेयरहाउस फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। अगर 90 डेज से ज़्यादा वेयरहाउस में रखते हो तो इंटरेस्ट लगेगा। फिर इसके रिलेटेड हमने केस लॉ कौन सा देखा था, एज हेल्ड इन प्रतिभा प्रोसेसर, इफ लायबिलिटी टू पे ड्यूटी इज एट द टाइम ऑफ रिमूवल इज निल, देन इंटरेस्ट ऑन सच विल ऑल्सो बी निल। अगर लायबिलिटी टू पे ड्यूटी इज 0, देन इंटरेस्ट भी कितना आएगा उसके ऊपर, 0। नेक्स्ट हमारे केस में क्या हो रहा है, गुड्स आर बीइंग केप्ट इन वेयरहाउस फॉर 158 डेज। ठीक है, 158 डेज किसे हैं, 15 अप्रैल से लेके 19 सितंबर, तो टोटल आता है 158 डेज। यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा है। एंड बीइंग exported without payment of duty, this implies the rate of export duty on these goods is nil। इसका मतलब एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना था, 0। तो ड्यूटी 0 है तो इंटरेस्ट भी कितना आएगा, 0। Therefore, considering above 3 points, no interest is payable by Mr. Mohit at the time of exportation। एक्सपोर्टेशन के वक्त उसको कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। ठीक है, वेयरहाउसिंग चैप्टर में बस इतना ही है। ये सबसे छोटा चैप्टर है आपके सिलेबस में। एग्ज़ाम में आया तो ये 2 सम्स में से आ सकता है, या फिर कुछ ऑब्जेक्टिव्स में आएगा। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से एक बार 2 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।